है जो वन्य जीवों के खाल से बनाया जा रहा है या फिर उसके बॉडी के पार्ट से बनाया जा रहा है, तो उसको मत लीजिए, ठीक है। नहीं लीजिएगा तो बिकेगा नहीं तो वो फिर दूसरा कोई बिजनेस ढूंढेगा ना जो बेच रहा है। तो किसी खास क्षेत्र में मौसम की औसत दशा जब नापा जाता है कि ये टाइम में लगातार 30-40 सालों से यही हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये इस एरिया का जलवायु है। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? आखिर यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत में विभिन्न मौसमों के नाम क्या हैं और प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? इन सारे चीजों पर आपने कभी ना कभी तो ध्यान दिया होगा। जैसे देखिए, आप समाचार पत्र में या फिर टेलीविजन पर या फिर आस पड़ोस के लोगों से आप ये कहते हुए सुनते होंगे या फिर आप खुद भी कहते होंगे कि आज ठंडा का मौसम किया हुआ है, आज गर्मी का मौसम किया हुआ है, आज लगता है वर्षा होने वाला है। इस तरीके की बात आप जरूर सुनते होंगे, क्योंकि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन चेंजिंग होते रहते हैं ना, वही तो मौसम है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौसम के लिए है, ठीक है, वेदर के लिए है। आज का हमारा टॉपिक ही है कि इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर क्लाइमेट कैसे है, यानी जलवायु कैसे है, वनस्पति के बारे में बात करेंगे, वन्य जीवों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। आपको यदि हम टॉपिक दिखा दे तो आप यहां पर देख सकते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। वैसे तो ये चैप्टर 8 है क्लास 6 का, क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 8 है, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए जो भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे या फिर क्लास 6 का एग्जाम दे रहे या फिर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, आप एक मतलब जानकार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो जरूरी होना ही है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये आज क्लास का इंपॉर्टेंस रहेगा। ये टॉपिक का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट, फिर वेजिटेशन और आप कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 6 का, क्लियर। तो आज हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, हालांकि बेसिक ही है लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यदि आपको हम बता दें कि भारत में कई तरीके के मौसम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जलवायु सबसे पहला टॉपिक है। क्या है? अब ध्यान समझिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है जलवायु। अब जलवायु को समझने से पहले हमको मौसम को समझना होगा। किसको समझना होगा? मौसम को। मौसम क्या होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में वेदर कहते हैं। आप देखते हैं आपके मोबाइल फोन में, आप यदि पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो आपके पास तो स्मार्टफोन होगा, उसमें वेदर नाम का एक आइकन भी होता है, एक एप्लीकेशन आपके फोन में दिखता है, उसमें यही सारा चीज बताया होता है। वो जितना ज्यादा एडवांस होगा उतना ज्यादा बेहतर नॉलेज देगा मौसम के बारे में, ठीक है। तो देखिए, मौसम होता क्या है, इसको यदि समझ ले तो जलवायु समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मौसम जनरली वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को कहते हैं। अब वायुमंडल में आप देखिएगा रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, रोज। आज हो सकता है धूप ज्यादा तेज होगा, कल हो सकता है धूप कम होगा, परसों हो सकता है बारिश हो जाए, कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक एवरेज कंडीशन हम लोग डिसाइड करते हैं, एक एवरेज चीजों को देखते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे देखते हैं। देखिए, जैसे भारत के इलाकों को यदि देखा जाए तो आप भारत के इलाके में देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। तो राजस्थान वाला जो एरिया है इसमें आप देखिएगा कभी कभी हो सकता है बारिश भी नहीं होते हैं। जैसलमेर या बीकानेर वाले एरिया में आप देख सकते हैं, राजस्थान के एरिया में एक तो रेगिस्तान है, बालू इधर है तो गर्म ज्यादा होता है ये एरिया, इसका ग्राउंड। और इधर वाले एरिया में आप देखें तो यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, पर्वतीय इलाका है। इधर देखिए तो आर्द्र रहेगा, यहाँ का ह्यूमिडिटी होगा, या ह्यूमिडिटी इसको कहते हैं, जो जलवायु होगा या फिर जो भी चीजें होगा।
फिर अब जो भी मतलब कोस्टल एरिया जो भी आप देख सकते हैं, जो तटीय एरिया होता है वहां पर आप एक चीज पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इन सब बातों को छोड़िए, पहले आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि ठंड का जब मौसम आता है तो हम क्या क्या चीजें पसंद करते हैं। इमेजिन कीजिए ना अपने दैनिक जीवन से, ठंड का जब मौसम आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊनी वस्त्र पहने। ठीक, कोशिश क्या, ठंड लगेगा तो ऊनी वस्त्र पहनना ही पड़ेगा, कोशिश क्या करना इसमें तो पहनना ही पड़ेगा। अब हम लोग जब ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊपर से ठंड का दिन है तो हम लोग गरम गरम चीज खाना पसंद करते हैं। ठीक है, एकदम ताजा ताजा मिल जाए गरम एकदम, ताकि शरीर में जो है ना ठंड को बैलेंस करके रखे, तो वो चीजें हैं। यही गर्मी का मौसम आ जाए तो क्या करते हैं आप समझिए, गर्मी का मौसम आता है तो ऊनी वस्त्र पहनेंगे क्या, नहीं पहनेंगे। ठीक है, हल्का कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, और भोजन में हम लोग खाने में क्या क्या लेना पसंद करते हैं, खाने में लेना पसंद करते हैं जैसे ठंडा चीज। ठीक है ना, जैसे कि कोई फल वगैरह मिल जाए या फिर तरबूज वगैरह, बहुत सारा चीज वैसे फल में आ जाते हैं, तो ठंडा चीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं। गर्म चीज गर्मी में खाएंगे क्या, वो बैलेंस को बिगाड़ देगा। ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। और यही आपको वर्षा वाला सीजन है तो उसमें कुछ अजीब सा माहौल बन जाता है। तो देखिए हर मौसम में हम लोगों का जो है ना इच्छाएं बदल जाती है, हम लोगों का पहनने का तरीका बदल जाता है, कपड़ा वगैरह भी अलग अलग पहनते हैं। हर मौसम के अनुसार हम लोग चलते हैं, वैसे सर्वाइव करना होता है हमको। ठीक, यदि कश्मीर वाले इलाके में जाएं तो वहां पर तो ठंडा लगभग होता है, हमेशा होता है सालों, तो आप वहां पर ऊनी वस्त्र नहीं पहनिएगा, पहनना पड़ेगा आपको। नहीं पहनिएगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा ना फिर, समझ रहे। तो ये चीज है। अब भारत में यदि हम बात करें तो एक एवरेज कंडीशन बनाया हुआ है। एवरेज आप कह सकते हैं कि मौसम को डिवाइड किया हुआ है महीनों के स्तर पर। तो वो कैसे डिवाइड किया हुआ है तो आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले यदि हम बात करें तो दिसंबर से लेकर, ठीक है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर फरवरी तक आप कह सकते हैं कि मतलब सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, ठंड होता है ना, तो इस समय हम कह सकते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक के मौसम को सर्दी का मौसम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी हो ही गया तो मार्च से लेकर के मई तक, मार्च से मई तक का जो महीना होता है, मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, समर सीजन इसको कह दीजिए। फिर उसके बाद मई के बाद आते हैं, तो मई के बाद फिर क्या होगा, जून से लेकर सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है कि इस समय वर्षा का सीजन होता है। और इसको ना एक और नाम दिया जाता है, वर्षा सीजन तो वैसे कहते ही है इस महीने को, इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का समय है ये, वो बात करेंगे आगे हम। उसके बाद फिर एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, सितंबर हो गया तो अक्टूबर से नवंबर तक के एरिया को आप कह सकते हो, मतलब ये जो महीने का है टाइम, इसको आप कह सकते हो ये शरद ऋतु है। ठीक है, शरद का सीजन आ गया। चलो देखो, ये तो भारत का एक एवरेज बनाया हुआ है कि इस महीने में ये सीजन होगा, इस महीने में ये सीजन होगा, इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक चीज बात है, सर्दी के मौसम में क्या होता है, हमने पिछले क्लासों में बात किया है कि सर्दी कब आता है, जब सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर, तो वहां से गर्मी कम होते जाता है। और जितना दूर सन का लाइट होगा डायरेक्ट पड़ने से, डायरेक्ट जैसे एक सन का लाइट डायरेक्ट ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, और एक ऐसे तिरछा पड़ रहा है, तो ज्यादा फोर्स किस में होगा, ज्यादा फोर्स इसमें होगा ना, तो ज्यादा हीट इसमें होगा,
डायरेक्ट वाले में, और तिरछा पड़ेगा तो कम हीट होगा, तो कम हीट होगा तो ठंड का मौसम, ज्यादा हीट होगा गर्मी का मौसम। समझ में आ रहा बात? ये बात हमने किया है कहां पर? पिछले क्लासों में, क्लास 6 के ज्योग्राफी में ही आपको मिल जाएगा। बाकी जितने भी चैप्टर है ना, ये चैप्टर 8 है, बाकी के जितने भी चैप्टर है चैप्टर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 ये सारा चैप्टर आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा पहले, हम तो कहें देख लीजिए क्योंकि सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो देखिए अब सर्दी का मौसम कब आएगा? जब सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, तिरछा आ रहा है, तो वो ठंड का मौसम आता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जनरली हो जाता है। फिर ये भारत की बात कर रहे। दूसरा, अब गर्मी के मौसम की बात करें तो सन का लाइट डायरेक्ट पड़ने लगता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये गर्मी का सीजन आ गया है। सुना यार बात? तो ये गर्मी का टाइम इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। इस समय सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, तो हीट ज्यादा आता है। और इसी समय जो हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, जो गर्म गर्म हवा चल रहा है और गर्म महसूस होता है, वो गर्म हवा जो बहता है उसी को लू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लू कहते हैं, लू। ठीक है, हम लोग वैसे हम लोग अपने ठेठ भाषा में या फिर देहाती भाषा में बोलते हैं उसको लूक बह रहा है, बाहर मत निकलना, इस तरीके से बोलते हैं ना, लेकिन जनरली उसको लू कहते हैं। तो ये चीजें जो गर्म हवाएं गर्मी में बहती है ना, उसी को लू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें फंसना नहीं है, नहीं तो फिर लू मार देगा ना, तो क्या होगा पता है? लू मार देगा तो क्या होगा? तबीयत खराब। फिर अब देखिए उसके बाद फिर हम लोग आते हैं वर्षा के सीजन में। तो वर्षा के सीजन वाले को हम एक और नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको? देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसी को वर्षा का मौसम कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसी को जून से सितंबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने का समय होता है, यानी मानसून आने का समय होता है इस टाइम। अब ये क्या बात हुई भाला? तो देखो भाई, पहले थोड़ा सा फिगर देखते हैं। देखो यहाँ है अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर है, आप देख सकते हैं, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये होते गए जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, वो क्या करती है कि इस बंगाल की खाड़ी से ऐसे लेकर के आती है और ये अरब सागर से ऐसे आती है। तो ये हवाएं आती है इधर, और इधर जितने भी पहाड़ी है वो सारे पहाड़ों से पठारों से टकरा करके वो हवाएं क्या करती है कि बारिश लाती है। अब ये क्या बात हुई वाला? तो देखिए ये हवाएं जब आएगी तो साथ में अपने साथ में नमी भी तो लाएगी। अब जो हवाएं साथ में आ रही है, नदी के किनारों से आ रही है, नदी से आ रही है, समुद्र से आ रही है, वो तो साथ में अपने हवाएं पानी के बूंदों को भी लेके आएगी, यानी कि अपने साथ ह्यूमिडिटी को भी लेके आएगी, यानी अपने साथ नमी को लेकर के आएगी। ठीक है, अब जब नमी को लेकर के साथ में आ रही है और वो जब पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा करती है। वैसे वर्षा होने का और भी कारण है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसमें ये भी एक कारण है। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने का कारण होता है। ये आते हैं बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर आते हैं हवाएं, इधर से इधर आते हैं, और ये जब टकराते हैं पहाड़ों से पठारियों से तब वर्षा होता है भारत में। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने से भारत में जो है ना वर्षा का मात्रा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मानसून आने का टाइम है। ये कब बोलते हैं? जब जून से सितंबर के बीच वाले टाइम को। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि ये मानसून आने का टाइम है जून का, और फिर आता है तो बारिश होता है। उसके बाद फिर देखो भारत में ना बारिश जो मानसून आता है तभी जो है ना भारत में खेती संभव है, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर भारत में जो खेती होता है वो वर्षा पर आधारित है भाई। ठीक है, वर्षा नहीं होगा तो खेती कम होता है, वर्षा पर आधारित है। और खेती वर्षा होगा तो जाहिर सी बात है खेती होगा प्रचुर मात्रा में उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, समझ रहे? उसके बाद फिर देश और भी ग्रोथ करेगा ना। तो ये बातें हैं। उसके बाद जो दूसरा आप कहें, ये तो जून से सितंबर चलो मानसून आने का समय हो गया, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्लियर?
अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है कि शरद ऋतु कब आता है, जब इस समय मानसून जाने का समय होता है। क्या होता है, मानसून जाने का समय। मानसून देखो, एक बार मानसून ऐसे आया, टकराया और वर्षा कर दिया, फिर मानसून चला गया, फिर पवनें स्थल से सागर की ओर चली जाती है, यानी स्थल से बंगाल की खाड़ी में घुस जाती है, ऐसे बोलिए अब। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, मानसून जाने का समय, यानी मानसून लौटने का समय। देखिए, ये जो टाइमिंग है ये मानसून लौटने का समय है, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर, इसलिए शरद ऋतु आता है। क्लियर। अब देखिए, ये शरद ऋतु क्या होता है, सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, अब पहले तो मानसून आया, टकराया, वर्षा कर दिया, फिर मानसून वापस चला गया। ठीक है, तो ये मानसून। अब जब मानसून वापस जाता है ना, तो क्या होता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ये देखिए तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में क्या होता है, जब पहाड़ों से टकराता है, जैसे नीलगिरी का पहाड़ी हो गया वगैरह सब, तो इससे जब टकराता है तो यहाँ पर मानसून लौटते समय में भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में बारिश खूब करता है। ठीक है, तो ये एक मानसून का बेसिक, मतलब आप कह सकते हो कि मानसून के बारे में एक बेसिक चर्चा है और कुछ नहीं है। तो ये तो चलो भाई, ये तो चीजें हम लोगों ने समझा। एक यहाँ पर एक शब्द है मानसून, ठीक है, क्या है, मानसून। इसको अंग्रेजी में भी मानसून ही कहते हैं, सॉरी मानसून कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना। अंग्रेजी में मानसून कहते हैं इसको। देखिए, मानसून जो शब्द है ना, ये जनरली देखो अरबी भाषा से आया है। जनरली अरब का एक मौसम शब्द होता है, ठीक है, उसी से मौसम बना है, मौसम से मौसम बन गया है, अरबी शब्द है, अरब का है, और कोई बात नहीं है। चलो देखो, ये तो अलग चीज है ना, कहीं ये पूछने वाला ना कहीं आपको बताना है। तो आप ये समझो कि मानसून क्या होता है, बेसिक सी चीज। मौसम क्या होता है, मौसम दिन प्रतिदिन वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं उसको मौसम कह रहे। और यही, अब ये जो चीज आपको हम बताए ना कि दिसंबर से फरवरी में ये होगा, मार्च से मई में ये होगा, जून से सितंबर में ये होगा, अक्टूबर से नवंबर में ये होगा, ये फिक्स है ना। जब ऐसे हम बता रहे हैं तो फिक्स लग रहा है ना, लगभग फिक्स है, लगभग एक्यूरेट पूरा 100% नहीं है, लेकिन लगभग में फिक्स है। और यही प्रक्रिया जब हम 30 साल 40 साल 50 साल से लगातार देख रहे हैं कि इसी टाइम में यही सीजन आता है, 30-40 साल से लगातार देख रहे हैं, 50 साल से लगातार देख रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा जलवायु है। समझ में आ रहा बात। यानी जलवायु का डिफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि मौसम, देखो ध्यान से, किसी खास एरिया में, किसी खास क्षेत्र में मौसम की औसत दशा को हम एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जलवायु किसको कहते हैं, ध्यान से समझो। क्लाइमेट किसको कहते हैं भाई, देखो जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी खास क्षेत्र में मौसम की औसत दशा जब नापा जाता है कि ये टाइम में लगातार 30-40 सालों से यही हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये इस एरिया का जलवायु है। तो हमारा भारत का जलवायु कैसा है, तो हमारा भारत का जलवायु मौसमी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी जलवायु वैसे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, यानी भारत का जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसून वाला जलवायु। क्लियर, मानसून आता है जाता है, वही से जो है ना 2-3 सीजन चलते रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में मानसूनी जलवायु है। क्लियर, जलवायु समझ में आ रहा है। जलवायु बेसिक सा चीज है, क्लाइमेट बेसिक सा चीज है। क्या होता है क्लाइमेट, उसको कहते हैं जो किसी खास एरिया में एक लंबे समय से औसत दशा मापा जाता है मौसम का, उसको जलवायु कहते हैं। क्लियर, चलो, यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो एक लाइन में फिर से समझाते हैं। फरवरी,
यानी कि दिसंबर से फरवरी सर्दी होगा ही होगा। ये 30-40 साल, 50 साल, 60 साल से हम देख रहे हैं, तो बोलेंगे ये हमारा जलवायु है। क्लियर? ऐसे ही समझना बस। तो देखो भाई, ये तो सारा कहानी है। चलो मान लो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं और कुछ है नहीं। तो देखो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पीने वाला ठंडा चीज, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ठीक है, ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन है तथा लू समझ रहे हैं ना, लू जो अभी हमने बात किया था लू का, तो लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब ठंडा पेय पदार्थ हम लोग पीते हैं, पीने वाला ठंडा चीज, तो वो हमको लू से बचाता है। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत पिए हैं? जैसे छाछ, मट्ठा, मूरी इत्यादि भी पिए होंगे। हमने देखो आम का रस पिया है, बेल का भी पिया है, नींबू का भी पिया है, इमली का थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तरबूज खाए हैं हम लोग, दही का सेवन करते हैं। फिर देखो छाछ, मट्ठा, मूरी पता नहीं क्या होता है, लेकिन मट्ठा वगैरह जानते हैं। तो बहुत से लोग केला, आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं, और ये गर्मी में खूब चलते हैं, गर्मी के मौसम में खूब खाते हैं। अब देखो ना सर, इतना उभरा हुआ है तो खाना ही है। दूसरा पार्ट है, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करते हैं। गर्मी के बाद जो पहला वर्षा होता है ना, एकदम ताजा ताजा, वो कितना अच्छा लगता है हमको, एकदम बारिश आ गया, मजा आ गया, इतना गर्मी हम लोग सह चुके होते हैं। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत है, पता है, सभी भाषा में वर्षा पर गीत लिखा हुआ है, सुनने में अच्छा लगता है तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। कोई ऐसा गाना आप बता सकते हैं क्या जिसमें वर्षा का उपयोग किया गया हो? बारिश की बूंदे ऐसे करके बहुत सारा, रिमझिम रिमझिम, ऐसे 2 गाना आप कमेंट करके आप बताइएगा कि वैसा 2 गाना जो वर्षा पर लिखा गया हो। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्र, पड़ोसी और परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, जैसे हिंदी में हम वर्षा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठी में क्या कहते हैं? पाउस कहते हैं, ठीक है। और बंगाली में क्या कहते हैं भाई? देखो बंगाली में बौरसा कहते हैं, बौरसा, ठीक है। और उर्दू में बारिश कहते हैं। तो ये देखो एक ही नाम है वर्षा, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका नाम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन, आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला, वर्षा के नाम से 2 गाना आपको बताना है, और दूसरा क्वेश्चन है वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करना है, मतलब आपको बताना है नाम उसका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हम लोग समझते हैं थोड़ा सा वनस्पति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वनस्पति के बारे में समझते हैं कि वनस्पति क्या है। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक वनस्पति का चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले ना जलवायु से रिलेटेड कुछ और बातें आपको बता देना चाहते हैं हम। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं हम, तो आप समझ ही लीजिए। देखो सबसे पहली चीज, जलवायु को मतलब देखिए, सबसे पहला चीज है कि जलवायु जो है, ठीक है, जलवायु, तो जलवायु किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जलवायु कैसा होगा, ये किन बातों पर निर्भर है। देखो जलवायु निर्भर करता है कुछ 3-4 चीजों पर, आपको बताते हैं, ठीक है। देखो पहला, उसका स्थिति कहाँ है, ठीक है। स्थिति यानी लोकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोकेशन, ठीक है। अब मान लो कि हमारा भारत का स्थिति कैसा है, लोकेशन कैसा है, उस हिसाब से इसका जलवायु होगा, ठीक है। जलवायु किन किन बातों पर निर्भर करता है वो पहले समझ लो। स्थिति कैसा है, एल्टीट्यूड की बात करेंगे, यानी कि ऊंचाई कितना है, ठीक है, हाइट कितना है। अब देखो ना कश्मीर वाले इलाके में जो पर्वतीय इलाका होता है तो उसका हाइट ज्यादा होता है, तो वहां का जलवायु कुछ अलग होगा, और जहां पर हाइट कम होता है वहां का जलवायु कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ऊंचाई निर्भर करता है, एल्टीट्यूड।
फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि समुद्र से दूरी कितना है, समुद्र से दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर में आप कह सकते हो कि उच्चावच कितना है, उच्चावच कितना है, यानी रिलीफ की बात कर रहे हैं और कुछ है नहीं। देखिए ये 4 क्राइटेरिया है जो ये बात पर निर्भर करता है कि वहां का जलवायु कैसा होगा, ठीक है। जलवायु निर्भर करता है इन 4 चीजों पर। क्या निर्भर करता है भाई? जलवायु निर्भर करता है, ठीक है। जलवायु निर्भर करता है इन 4 चीजों पर, ठीक है। जलवायु इन्हीं 4 चीजों पर निर्भर करते हैं। अब देखो कुछ चीजें बता, जैसे कि राजस्थान वाला जो इलाका है ना, तो राजस्थान में जो जैसलमेर या बीकानेर का जो हमने स्टार्टिंग में नाम बताया, उसमें आप देखो वहां पर क्या सिस्टम है। वहां पर एक तो वहां का जलवायु गर्म है, ठीक है। वहां पर एक तो बालू है तो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, और वहां पर वर्षा भी नहीं होता, मतलब होता है बहुत कम होता है, ऐसा कर सकते हो। तो वहाँ गर्म इलाका है, जैसलमेर या बीकानेर वाला इलाका आप कह सकते हो कि गर्म इलाका है, ठीक है, राजस्थान में। फिर आपको राजस्थान से जस्ट अपोजिट लेकर के चले जाते हैं असम वाले इलाका में। आप देखो असम वाले इलाके में आप देखो तो वहाँ का स्थिति कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि ठंडा इलाका है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है। कश्मीर वाले इलाके में चले जाओ ना, ज़्यादा ठंडा अगर देखना हो तो कश्मीर है, या फिर ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर। जैसे कि जम्मू में द्रास एक जगह का नाम है, तो द्रास आप कह सकते हो, या फिर कारगिल का नाम आपने सुना होगा, कारगिल। यहाँ पर क्या होता है, बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है। ठंड इतना पड़ता है, बर्फ के जैसा बर्फ गिरते रहते हैं, तो वैसा ठंड पड़ता है, तो यहाँ पर ठंडा मौसम है। जैसलमेर बीकानेर वाला इलाका में, राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर वाला इलाका में क्या है, गर्म स्थान है, तो वहां पर ये स्थिति है। फिर अगर आपको हम बता दें कि कोस्टल एरिया में, तटीय प्रदेश में आप देखें तो मुंबई देख सकते हैं आप, ठीक है। मुंबई वाला इलाका में कलकत्ता देख सकते हैं आप, कलकत्ता देख सकते हैं। तो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर क्या है, समुद्र बगल में है, तो न ज्यादा ठंड होता है यहाँ पर, न ज्यादा गर्मी होता है यहाँ पर, और एकदम बैलेंस जैसा होता है। और एक तो ह्यूमिडिटी होता है यहाँ के हवाओं में, आर्द्रता होता है। आर्द्रता देखो अजीब सा वर्ड है, लेकिन क्या करें, देखो आधर अफिर द्र अफिर ता ऐसे पढ़ना भाई, ठीक है। तो आर्द्रता, ठीक है, ऐसे भरो। तो यहाँ की हवाओं में आर्द्रता है, इसको अंग्रेजी में पढ़ दो भाई, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, न ठंड न बरसी, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। और आप कह सकते हो कि असम वाले इलाका में जो जिसे मेघालय में आप कह सकते हो, ठीक है। मेघालय में जो मौसिनराम एक जगह का नाम है, क्या है, मौसिनराम, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होता है, इस जगह पर, ये मेघालय में है भाई। तो अलग अलग स्थिति है ना। अब यही राजस्थान का बात ले लो तो साल में कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बारिश ही नहीं होता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी विभिन्नताएं हैं भारत में ना। जलवायु को लेकर के भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, क्यों नहीं होगा। भारत में हाइट को लेकर के, अल्टीट्यूड को लेकर के विभिन्नताएं हैं, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं समतल भूमि है, विभिन्नताएं तो होगा ना। समुद्र से दूरी के हिसाब से भी उच्चावच अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, तो जलवायु में तो डाइवर्सिटी होगा। समझ में आ रहा बात। तो ये सारा कहानी है। अब हम लोग आगे आते हैं वनस्पति के ऊपर, जो ये चीजें छूट रहा था इसलिए हम लोगों ने क्लियर कर लिया। वनस्पति के ऊपर आते हैं। देखो भाई वनस्पति क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखो वनस्पति की बात करते हैं। इसको अंग्रेजी में वेजिटेशन कह सकते हैं,
देखो वनस्पति क्या होते हैं, कुछ होता नहीं। देखो जैसे पेड़ पौधा आप देखते होंगे आसपास अपने, घास का मैदान कितना अच्छा लगता है देखने में, जहाँ पर हम लोग खेलते वगैरह है या फिर फील्ड वगैरह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, रमणीय स्थल कितना होता है वनस्पति में। पेड़ पौधे देखते हैं, फूलों का पेड़ देखते हैं, कैक्टस देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ये सब क्या है, वनस्पति है तो, है ना, पौधा वगैरह ये सब। अब देखो पूरे जीव जगत को हमने पिछले क्लास में बताया था कि पूरे जीव जगत को दो भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, ये करते हैं ना। तो जंतु जगत में सारे जीव आ जाते हैं और पादप जगत में सारे पेड़ पौधे वगैरह ये सब वनस्पति वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें। अब वनस्पति भी भारत में अलग अलग कैटेगरी के होते हैं कि इस पर भी निर्भर करता है कि कहाँ पर कितना बारिश होते हैं, कितना वहां पर किस हिसाब से बारिश होते हैं, ये भी निर्भर करता है। देखो जहां पर ज्यादा बारिश होगा वहां अलग पेड़ पौधा हुए, जहां पर कम बारिश होगा वहां अलग पेड़ पौधा हुए। जैसे कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ कंडीशंस को। जैसे मान लो अगर रेगिस्तान में कम बारिश होता है, रेगिस्तान में बारिश कम हो रहा है, तो वहां पर ऐसे पेड़ पौधे उगेंगे जो पानी को, मतलब कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हो, कम जल में भी वो सरवाइव कर सकते हो, और मतलब वो जो है ना क्या उसको कहते हैं, पानी को इकट्ठा करके स्टोर करके अपन अंदर रख सकते हो, उस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं वहां पर। और जहां पर पानी ज्यादा होते हैं वहां पर वैसे पौधे उगते हैं जिनको पानी का बहुत ज्यादा जरूरत हो, ऐसा चीज है। तो ये स्थिति के हिसाब से जो है ना पेड़ पौधे भी उगते रहते हैं। अब पेड़ पौधों में भी आप देखिएगा कि कोई पेड़ पौधा का बहुत सारा टहनी होगा, ठीक है। किसी पेड़ का आप देखिएगा कि पत्ता कम होता है, उसमें पत्ता, जैसे नारियल का पेड़ देख लीजिए ना आप, उसमें पत्ता कितना कम होता है, ये नीम का पेड़ देख लीजिए कितना ज्यादा पत्ता होता है उसमें। तो ये सारा चीज है ना। तो कुछ पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे कि किसको हम झाड़ी कह सकते हैं, किसको हम तरुण वृक्ष कहते हैं, किसको मतलब यंग ट्री की बात करें, किसको वितान वृक्ष कहते हैं, उद्गामी परत किसको कहते हैं, भूमि से रिलेटेड कौन सा मतलब वो चीजें होते हैं। तो ये सब हाइट के हिसाब से ना हम लोग इसको बांटते हैं। तो पहले इस चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं, देखो सबसे पहले भूमि परत यानी ग्राउंड लेयर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड लेयर, ठीक है, भूमि परत, जो 1.5 मीटर हाइट होता है, यानी जमीन से 1.5 मीटर तक के हाइट वाले जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको भूमि परत में हम लोग शामिल कर लेते हैं। वो भूमि का लेयर होता है और कुछ नहीं। अब 5 मीटर तक, देखो 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं झाड़ी वाली परत है। यहाँ पर झाड़ी वगैरह ये सब आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्व्स, ठीक है ना। सर्व्स लेयर इसको कहते हैं, क्लियर। झाड़ी 5 मीटर तक के हाइट वाले पौधे को झाड़ी कह सकते हैं। फिर होता है तरुण वृक्ष। तरुण वृक्ष 20 मीटर तक के हाइट में आते हैं, जैसे कि नीम वगैरह, नीम, आम, ये सब आप कह सकते हो। तो तरुण वृक्ष इसको यंग ट्री कहते हैं, ठीक है, यंग ट्री हो गया। फिर अब देखो और थोड़ा सा हाइट देखते हैं, जैसे कि 40 मीटर तक के हाइट अगर हम चले जाते हैं पौधे में तो इसको वितान वृक्ष कहते हैं, कैनोपी कहते हैं इसको, ठीक, कैनोपी। तो ये हो गया। अंग्रेजी भी बता देते हैं साथ में ताकि आपको सारा चीज क्लियर रहे। फिर अब 60 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई वाला 60 मीटर तक के हाइट वाले पौधे को यदि आप देखते हैं इसको कहते हैं उद्गामी परत, ठीक है, इमर्जेंट लेयर इसको कहते हैं, इमर्जेंट लेयर। तो ये सारे लेयर हैं जो हाइट के हिसाब से हमने प्राकृतिक वनस्पतियों को डिवाइड कर रखा है। देखो भाई, ये वनस्पति की वजह से ही किसी एरिया में जंगल होते हैं, वन होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, तो इन्हीं सब वनस्पतियों के कारण होते हैं ना। अब ये वनस्पतियां हमारे लिए बहुत रूप से आवश्यक होते हैं, बहुत चीजों से। जैसे कि एक बेसिक सा एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है,
फिर वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, नेसेसरी क्यों है? तो इसका बहुत सा आंसर हो सकता है, कुछ आंसर आपको हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि वन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे का बेसिक सा काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपने सांस के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन उन लोगों के द्वारा जो छोड़ा जाता है तो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और अपना जान बचा लेते हैं। तो अगर पेड़ पौधा ना हो तो ऑक्सीजन छोड़ेगा ही नहीं, ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं तो हम लोग सांस लेंगे क्या? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना वनस्पति, फिर हम लोग का जीवन बचा रहा है फिर, ठीक है। तो वनस्पति इस मामले में भी बेहतर है। और एक चीज और आप देख सकते हैं, एक तो प्राणवायु दे रहा है, दूसरा टेम्परेचर को कम कर रहा है। अब ये कैसे? तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ले रहा है। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा अवशोषित नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं, यानी कि हमारे जो वायुमंडल है, यानी कि हमारा जो लेयर है, इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही होता है हीट को ऑब्जर्व करना, और कार्बन डाइऑक्साइड ही जब पेड़ पौधा ले लेगा तो फिर हीट ऑब्जर्व कौन करेगा? कोई नहीं। तो टेम्परेचर बैलेंस होता है। सो बड़ा बहुत काम का चीज़ है वनस्पति या वन, ऐसे बोलो आप। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमको इससे लकड़ी मिल जाता है, जलावन का काम भी कर जाता है, इससे फर्नीचर बना देते हैं, कई सारे इक्विपमेंट बनाते हैं हम लोग जो अपने भौतिक सुख के लिए उपयोग करते हैं इसका। अभी तो इसको हम बहुत क्या ही बोले, तो आपको एक फिगर दिया था, फिगर के थ्रू हम लोग सारा चीज समझ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले चीज आप इस फिगर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये पेड़ है, पेड़ से हमको क्या क्या चीजें मिलती है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। पेड़ से क्या क्या चीजें मिलते हैं ना, वो देखो ऑक्सीजन मिलता है, दवाइयां मिलती है, यानी जड़ी बूटी भी मिल जाता है ना, आश्रय मिलता है, घर वगैरह बना देते हैं हम लोग लकड़ी का, चारा मिल जाता है, चारा, ईंधन मिल जाता है, खेल का सामान बना लेते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शहद मिल जाता है, फल मिल जाता है, गोंद लाख मिल जाता है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास मिल जाता है, इमारती लकड़ी, रबर, बहुत कुछ मिल जाता है। और दूसरा एक चीज और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जंगल से हम यानी कि पेड़ पौधा से हम लोगों को कितना ज्यादा फायदा है। वो मिट्टी को, जो पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो मिट्टी को बांध कर रखता है, उसको पकड़ के रखता है ताकि स्लाइड ना कर जाए, मिट्टी का स्खलन ना हो जाए, ठीक है। जब बारिश तेज आए या फिर हवा का तेज बहाव हो तो वो मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि मिट्टी वहां से खसक न जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। तो ये सारी चीज है। एक चीज और आपको हम समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वन को हम लोगों को बचाना भी चाहिए। और मनुष्य ने, शायद हम या आप या फिर बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है उन लोगों ने वन को डिस्टर्ब नहीं किया हो या पेड़ पौधा आज तक नहीं काटा हो, ठीक है। सूखा अगर पेड़ पौधा है, सूखा है तो उसका उपयोग कर लेंगे अपना जलावन के लिए, लेकिन अगर वो सूखा नहीं है तो फिर उसको क्यों काटना, ठीक है। उसका जीवन है ना भाई, उसको जीने दो। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा मानव जाति ने क्या किया है कि इतना सारा पेड़ का कटाई कर दिया है, इतना सारा, बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। इतना ग्लोबल वार्मिंग का बात क्यों कर रहे हैं? पेड़ इतना काट दोगे क्या होगा? तो पेड़ का कटाई कम करना होगा, कम नहीं खत्म ही करो पेड़ का कटाई। वैसा पेड़ काटो जो इसका मतलब वो मर चुका हो, वैसा पेड़ काटो ना, ठीक है। दूसरा, कई लोगों को इस बात में, मतलब इस बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है कि पेड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है। कई लोगों को नहीं पता है, बस है तो है, मतलब ही नहीं उनको। उनके अंदर जागरूकता फैलाना होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है ना वन महोत्सव मनाना चाहिए। हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन एनवायरमेंट को लेकर के भी तो त्यौहार मनाओ यार। दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, जैसे ये सब त्यौहार मना रहे हैं हम लोग अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर के, तो एनवायरमेंट को लेकर के भी तो मनाना चाहिए, ताकि जीवन इससे भी तो कंट्रोल हो रहा है ना भाई। तो वन महोत्सव मनाओ ताकि हम लोग जो है ना उस पेड़ लगाओ,
ठीक है, पेड़ की कटाई कम करो, लोगों को जागरूक करो, ये सारा काम होता है ना, हम लोगों का जिम्मेदारी है। चलो भाई, तो जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम अपने स्तर पर कोशिश करेंगे, आप अपने स्तर पर कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए ग्रोथ कहाँ होता है। तो ये सारी चीज है, ये प्राकृतिक वनस्पति है, वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ये सारी बातें हैं। और एक चीज और, वन जो है ना, ये वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, नेचुरल निवास है। एक चीज हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, यही ना हमने क्वेश्चन पूछा था। देखो भाई, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, यही पूछा था ना। देखो भाई, प्राकृतिक वनस्पति उसको कहते हैं जो नेचुरल तौर पर खुद से उगे हुए हैं, इसे मानव का कोई हाथ नहीं है, वो होता है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, जो खुद से उगे हुए हैं, खुद से हैं, मानव ने उनको नहीं लगाया, इसको नेचुरल वनस्पति कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन इसको कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये भी बात हो गई। तो अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वेजिटेशन के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात क्या करते हैं। तो देखिए भाई, जितने भी जानवर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना फिगर में, ये सारा जानवर के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, वन्य जीव जो है ना, ये रहते कहाँ हैं, जंगलों में। तो वन इसलिए भी आवश्यक है कि वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, नेचुरल निवास है, हमने वो नहीं बनाया कि आप यहाँ पर रहो आकर के। ये वन्य प्राणियों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थान है। कौन, जंगल, वन, फॉरेस्ट। ठीक है, तो वन को बचाओ, नहीं तो अभी तक तो हम लोगों ने कई सारे प्रजाति नष्ट हो गए हैं हम लोगों के क्रियाकलाप से, और कई सारे प्रजाति जो है ना नष्ट होने के कगार पर हैं, तो हमको उनको बचाना है ना। तो ये चीजें आप समझो, और भी चीजें आप अब हम लोग बात करते हैं। देखो, भारत में वाइल्ड लाइफ की यदि बात करें, देखो भारत में वनस्पति की यदि बात करते हैं तो भारत में कई सारे वनस्पति है जिसका नाम हमने आपको बता दिया है। नीम है, आम है, अमरूद है, शीशम का पेड़ है, फिर आप कह सकते कई सारे पेड़ पौधा है ना। आपका एक काम मिलते हैं, 10 पेड़ का ऐसा नाम बताओ, ठीक है, 10 पेड़ का नाम बताओ, 5 फूल का नाम बताओ। भाई फूल का नहीं, मतलब फूल के पौधों का, ठीक है। तो ये आपका काम है भाई, ठीक है। जो आप आस पड़ोस में आप देखते हो वो चीजें आपको बताना है कि आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, उसका पौधा का नाम क्या है। तो 5 पौधे का नाम बताओ जो फूल वाला हो, और 10 ऐसे पेड़ का नाम बताओ जिससे आप मतलब देखते हो हरदम, हर बार। जैसे नीम, आम, ये सब पौधे ही है ना। फिर आप कह सकते हो अमरूद है, नारियल का पौधा है, मतलब पेड़ आप कह सकते हो उसको। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, तो वो बताना है आपको, ये आपका काम है भाई। चलो अगला चीज देखते हैं। ये जो देखो भारत में वन्य जीव कई तरीके के हैं, कई प्रजातियां हैं वन्य जीवों का, ठीक है। भारत में सांपों का प्रजाति है, पक्षियों का प्रजाति है, पशु का है जैसे शेर है, बाघ है, बंदर है, सियार है, बहुत सारा भारत में जो है ना जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो भारत का राष्ट्रीय यदि पशु कौन है, नेशनल एनिमल कौन है, तो वो बाघ है। कौन है, बाघ है भारत में। अब देखो भारत के मैप के हिसाब से हम लोग कई सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखो भाई मैप के हिसाब से क्या मतलब, थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहते हैं कि देखो भारत में ये जो इलाका है ना गुजरात वाला, तो ये पहले हटा ही दो ये सब। देखो भाई अब ध्यान से समझो, देखो भारत में ये वाला जो इलाका है ना, ये गुजरात के कच्छ, आपने नाम सुना होगा कच्छ का रण। तो गुजरात के कच्छ में जो गिर वन है, एक वन का नाम बताते हैं, क्या नाम है उसका, गिर, ठीक है, गिर वन। इस वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर
ठीक है, एशियाई शेर का यहाँ पर निवास है गुजरात के गिर वन में। असम में यदि आप चल जाओ, असम वाले इलाका में, तो असम में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि हाथी मिल जाएगा, एक सींग वाला गैंडा मिल जाएगा। असम में क्या मिल जाएगा, असम के जंगल में हाथी मिल जाएगा, एक सींग वाला गैंडा मिल जाएगा। हाथी आपको केरल में भी मिल जाएगा, केरल में, कर्नाटक में भी आपको जो है हाथी यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है, तो ये चीजें। कश्मीर वाला इलाका में यदि देखा जाए तो पता नहीं कैसे हट गया था, लेकिन इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात के, हमने बताया था गुजरात के गिर वन, ठीक है, गुजरात में जो गिर वन है, गिर वन गुजरात में। असम में हमने बताया कि असम के जंगल में हाथी और एक सींग वाला गैंडा। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास। कर्नाटक और केरल, मतलब केरल और कर्नाटक वाले एरिया में हाथी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। हाथी तो असम के जंगल में भी आपको देखने को मिला। फिर कश्मीर वाला एरिया में आप देख सकते हो, कश्मीर वाला एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि यहाँ पर आपको जंगली बकरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जंगली बकरी हिमालय वाले एरिया में, कश्मीर क्या हिमालय वाले एरिया में आप कह सकते हो, जंगली बकरी देखने को मिल जाएगा। हिम तेंदुआ मिल जाएगा। फिर और भी कोई जैसे कि ठंडा प्रदेश में रहने वाला भालू आपको देखने को मिल जाएगा, जो ठंडा प्रदेश में रहते हैं। तो ये सारे जो है ना, भारत में डाइवर्सिटी आपको वन्य जीवों को लेकर के भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वन्य जीव को लेकर के भी आपको जो है ना भारत में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को लेकर के भी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। अब आगे समझते हैं भाई। तो ये सारा चीज तो अब यहाँ पर देख ही सकते हैं, वन्य जीवों का डाइवर्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो चलो भाई है, ऐसा व्यवस्था है। ये तो जानवर की बात हुआ ना। पक्षी की यदि बात करें तो भारत में कई सारे पक्षी भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो पक्षी आप नाम बता सकते हैं क्या, भारत में पक्षियों का नाम बता सकते हैं आप? तो यदि आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखो भाई, भारत में यदि पक्षी की बात करें ना, तो जैसे कि बत्तख, बुलबुल, तोता, मैना, कौवा, ऐसा बहुत सारा पक्षी है, एक्सेट्रा में आप ऐड कर सकते हो। भारत मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये नेशनल बर्ड इसको कहते हैं ना। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर, भारत का। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, भारत का। तो ऐसा कई सारा आप जानवर है, पक्षी है, पक्षी तो ऐसे कई सारे हैं। देखो भारत में इन लोगों को बचाने के लिए ना, भारत में कई सारे परियोजनाएं बनाई जा रही है। ठीक है, क्यों बचाना है भाई? देखो हम लोग ना इसके, जैसे कि हाथी है या फिर बाघ है, तो इसका खाल बड़ा बिकता है बाजार में। ठीक है, इनके हड्डियों को बेचा जाता है बाजार में। तो हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि वो जो भी बिक रहा है, जो वन्य जीवों के खाल से बनाया जा रहा है या फिर उसके बॉडी के पार्ट से बनाया जा रहा है, तो उसको मत लीजिए। ठीक है, नहीं लीजिएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो वो फिर दूसरा कोई बिजनेस ढूंढेगा ना जो बेच रहा है। तो हम लोगों को ना बचाना चाहिए, ये सब चीजों पर जागरूक होना चाहिए। तो देखो मोर को बचाने के लिए कई सारे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। नेशनल बर्ड पार्क, नेशनल एनिमल पार्क, ऐसे आपने कई सारे पार्क के नाम सुने होंगे। सरकार भी इस पर बहुत सारे परियोजनाएं, प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए काम कर रहे हैं इस पर। जैसे कि हाथी को बचाने के लिए हस्ती परियोजना है। हाथी को बचाने के लिए कौन सा, हस्ती परियोजना है। बाघ को बचाने के लिए बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। तो ऐसी कई सारी जो है परियोजनाएं सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे जो है वन्य जीवों को बचाया जा सके। वन्य जीव रहेगा तो बहुत ही फायदा करेगा। कैसे करेगा आगे बात करेंगे हम कभी। तो ये सारी चीजें हैं। प्रवासी पक्षी भी है भारत में जो है ना, कुछ और भी है। जैसे प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं, माइग्रेट किया हुआ जो बर्ड होते हैं, यानी दूसरे देशों से आता है हमारे देश में पक्षी। ठीक है, एक तो लिटिल स्टिंट बहुत छोटा पक्षी है, जिसका वजन आप कहे तो 15 ग्राम है, मात्र 15 ग्राम। और वो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके हर साल भारत में आती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर उसके रहने के लिए वन ही ना रहेगा तो वो क्यों आएगी।
समझ रहे हैं? तो उसका नाम क्या है भाई? लिटिल स्टेंट। ये मात्र 15 ग्राम का है भाई, 15 ग्राम इसका वजन। ये 8000 किलोमीटर तय करके आता है आर्कटिक प्रदेश से। कहाँ आता है? भारत, हर साल। तो आप समझ सकते हैं, तो वन को बचाइए, ठीक है ना, वन्य जीवों को बचाइए। वन्य जीव को बचाने के लिए ना भारत में अक्टूबर महोत्सव मनाया जाता है, अक्टूबर में, ठीक है ना। इसको कहते हैं वन्य जीव महोत्सव के नाम से भी इसको कहते हैं। तो अक्टूबर का साप्ताहिक महोत्सव मनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं? साप्ताहिक महोत्सव अक्टूबर के महीनों में हम लोग मनाते हैं, समझे? तो वन्य जीव का बचाने के लिए, हम लोग जागरूक करने के लिए लोगों को ऐसा चीजें करते हैं। तो ये चीजें, और भी कई सारे प्रवासी पक्षी है, सिर्फ यही नहीं है, और भी है, जैसे कि फ्लेमिंगो है, फिर आप पिनटेल बत्तख को कह सकते हैं, ऑस्प्रे है। तो इस तरीके के हैं जो प्रवासी पक्षी है जो दूर से आते हैं भारत में। तो भारत में क्यों आते हैं भाई? ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है ना। अगर इन्वायरमेंट ही खत्म कर देंगे, पेड़ पौधा ही खत्म कर देंगे, वन को ही खत्म कर देंगे, वन्य जीवों को खत्म कर देंगे, तो क्यों आएगा? सुंदरता को बढ़ाता है ना भाई। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि आपको वो क्वेश्चन दिखाई देते, वैसे आपको बताते हैं। देखो, भारत में जो भी वन्य जीव है, या फिर आप ऐसे कहो ना कि शिकारी जो होते हैं वो जानवरों को क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं भाई? ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? ये आपको करना है भाई, आपको करना है ये क्वेश्चन। हमारे वनों से अगर बाघ खत्म होगा तो क्या होगा? हमारे वन से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? ये 3 क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है, आप बताइएगा। देखिए, कुछ प्रवासी पक्षी का डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ पक्षी हैं जैसे कि पिनटेल बत्तख है, कर्लियू है, फ्लेमिंगो है, ऑस्प्रे है, लिटिल स्टेंट जो प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं, और सबसे छोटी लिटिल स्टेंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। लिटिल स्टेंट का वजन कितना है? 15 ग्राम, जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितना चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर था ना, ये हमारा चैप्टर था भाई, जो भी है छोड़ो ना। तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। ये चैप्टर नंबर 8 था जो क्लास 6 का लगभग खत्म है। आज के बारे में बात किया हमने कि क्लाइमेट क्या होता है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया में क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में बात किया, वेजिटेशन के बारे में बात किया, और फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया, ठीक है। तो ये 3 चीजें आज का हमारा टॉपिक था, और ये तीनों चीजें हम लोगों ने लगभग बेसिक तौर पर हमने पढ़ा, ठीक है। हमारे लिए क्लाइमेट क्यों जरूरी है, वेजिटेशन क्यों जरूरी है, वाइल्ड लाइफ क्यों जरूरी है, ये सारा क्वेश्चंस हैं, बनते हैं। तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, उन सारे चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है छोटे छोटे बनाएंगे, 5-10 मिनट का होगा, या फिर एक ही में पूरा क्लास 6 का क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो आगे सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे करें, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन डिस्कस करें, या फिर पूरा क्लास 6 का ही एक ही क्लास में पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर ले। तो जैसा आप बोलो वैसा काम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।